हाय, सो दिस इज़ खुशी और आज हम लोग पढ़ेंगे कनेक्टिंग फैक्टर का सेकंड टॉपिक डोमिसाइल। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कनेक्टिंग फैक्टर एग्जैक्टली होता क्या है और क्यों ये इम्पॉर्टेंट है। और कनेक्टिंग फैक्टर के ही अंदर पर्सनल कनेक्टिंग फैक्टर्स या पर्सनल लॉ होते थे, जिसमें डोमिसाइल, नेशनैलिटी और रेसिडेंस आता है। आज हम लोग को ये टॉपिक कवर करना है, दैट इज़ डोमिसाइल। ओके, लेट्स स्टार्ट। Domicile is considered to be a connecting factor which links a person with a particular legal system. Okay, ये किसी पर्सन को, कोई एक पर्सन है, उस पर्सन को लिंक करता है किसी एक लीगल सिस्टम से. This legal system includes his personal law which determines the legal capacity of that person. For example, whether that person has the legal capacity to marry or how the property of deceased person is to be distributed. अब ये जो लॉ है, तुम्हारा लीगल सिस्टम है, इसी के बेसिस पे इसके अंदर ही पर्सनल लॉ इंसान का इंक्लूडेड होता है, जो कि डिटरमाइन करता है इंसान का स्टेटस. जैसे कि स्टेटस क्या होता है किसी पर्सन का, कि वो एंटर कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट में या नहीं, मैरिज कर सकता है या नहीं, यही सारे स्टेटस होते हैं ना. या फिर अगर इसकी डेथ हो जाए तो इसकी प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी. तो फिर से देखते हैं, एक पर्सन को लिंक करता है लीगल सिस्टम से. लीगल सिस्टम होता है पर्सनल लॉ, जो कि स्टेटस डिटरमाइन करता है. और स्टेटस के अंदर कुछ एग्जांपल्स हैं: मैरिटल स्टेटस, कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी, सक्सेशन कैसे होगा ये. तो ये सारी चीज़ें हैं पर्सनल लॉ में. इट इज़ अ ज्यूरल कॉन्सेप्ट used for the purpose of establishing connection of a person with the law of a country with which he or she is most intimately connected. तो वही सेम चीज़ लिखी हुई है कि ये एक ज्यूरल कॉन्सेप्ट है जो कि इस्टेब्लिश करता है कनेक्शन इस्टेब्लिश करता है ऑफ अ पर्सन. किसका? इस पर्सन का लीगल सिस्टम ऑफ द कंट्री या लॉ ऑफ द कंट्री, जिससे वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंटीमेटली कनेक्टेड है. ओके, अब देखते हैं डोमिसाइल को बहुत सारे प्रिंसिपल्स गवर्न करते हैं, बहुत सारे रूल्स गवर्न करते हैं, विच आर एज फॉलोज. फर्स्ट, नो वन इज़ विदाउट डोमिसाइल, as seen in the case of Mark versus Mark, where the court held that everyone has a domicile of origin. This is based on the practical necessity of connecting every individual to a system of law. Mark versus Mark के केस में ये हेल्ड किया गया था कि हर इंसान का एक डोमिसाइल होता है. ओके, सबके पास एक डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होता है. क्योंकि देखो, अगर आपके पास डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन नहीं है, कोई कनेक्टिंग फैक्टर नहीं है, तो इस पर्टिकुलर इंसान पे कौन से लॉज लगेंगे, इस इंसान का क्या स्टेटस होगा, वो कैसे आप डिटरमाइन करोगे. तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई पर्सन विदाउट डोमिसाइल एग्जिस्ट करे. ओके, नेक्स्ट, नो वन कैन हैव टू डोमिसाइल्स. वही सेम रीज़न की वजह से जो ऊपर दिया हुआ है कि आप डोमिसाइल के ही थ्रू किसी इंसान को किसी लीगल सिस्टम से लिंक करते हो. अगर इंसान का दो डोमिसाइल है, तो आप किस लीगल सिस्टम से उसको लिंक करोगे, ये समझ में नहीं आएगा ना. तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ईच पर्सन हैज़ वन डोमिसाइल ईदर ऑफ ओरिजिन और ऑफ चॉइस. अभी हम लोग पढ़ेंगे डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या होता है और डोमिसाइल ऑफ चॉइस. This is so because the law is in fixing the domicile of a person connects him with a system of law. Such purpose will be frustrated. तो ये जो पर्पज़ है इंसान को लीगल सिस्टम से कनेक्ट करने का, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा. क्योंकि अगर एक से ज़्यादा डोमिसाइल है तो ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कौन सा उस पर अप्लाई होगा. बट कुछ एक्सेप्शनल पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पे एक पर्सन के दो डोमिसाइल्स हो सकते हैं. ओके, जैसे कि जब पर्सन रिटेन करता है अपना डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन और अक्वायर कर लेता है डोमिसाइल ऑफ चॉइस भी. ओके, तो कुछ कंट्रीज़ में ऐसे व्यूज़ हैं कि हाँ, दो डोमिसाइल एक साथ हो सकता है इंसान का.
Recently, a view is maintained that a person may have two domiciles simultaneously, but for different purposes. Some statutes in UK also speak of domicile in the United Kingdom, while the parties could possibly be resident of England, Scotland and Wales. ठीक, तो यूके में ये फॉलो होता है टू डोमिसाइल्स का कॉन्सेप्ट कि वहाँ पे कुछ पार्टीज़ के पास दो डोमिसाइल हो सकता है. ओके, द डुअल डोमिसाइल हैज़ कम टू बी रिकोगनाइज्ड इन अ फ्यू. कुछ कंट्रीज़ में डुअल डोमिसाइल का कॉन्सेप्ट रिकोगनाइज्ड है एंड देयर नंबर इज़ इंक्रीजिंग. However, it has been decided by a number of cases that if a person has more than one homes in different countries, then in the absence of a contrary intention, the principal home will be the domicile of that person. और देखो यहाँ पे वही वाले इशू आ जाएगा कि कौन से लीगल सिस्टम से हम लिंक करें. अगर दो डोमिसाइल है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या रूल फॉलो किया जाता है कि इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्ररी इंटेंशन, प्रिंसिपल होम जो है दैट विल बी द डोमिसाइल ऑफ दैट पर्सन. ओके, तो ये हो गया सेकेंड प्रिंसिपल. नेक्स्ट इज द स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ ऑफ डोमिसाइल इज़ बेस्ड ऑन द प्रीपॉन्डरेंस और बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी. इसका ये मतलब है कि अगर आपको कोर्ट के सामने प्रूफ करना है कि आप किसी पर्टिकुलर जगह पे डोमिसाइल्ड है तो आपको प्रूफ करना पड़ेगा थ्रू प्रीपॉन्डरेंस या बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के. इसका क्या मतलब है कि आपको शो करना पड़ेगा कि आपका जो प्रोबेबिलिटी है किसी पर्टिकुलर जगह का डोमिसाइल होने का वो 50% से ज़्यादा है. ओके, द पर्सन हु क्लेम्स अ पर्सनस डोमिसाइल इन अ स्पेसिफिक कंट्री मस्ट प्रूव इट. तो अगर आपको ये कोर्ट के सामने ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप इस पर्टिकुलर जगह के हो, आपका डोमिसाइल ये है, बाय शोइंग ऑफ एविडेंस दैट इट इज़ मोर लाइकली दैन नॉट दैट द पर्सन डोमिसाइल इज़ इन अ स्पेसिफिक कंट्री. इसका स्टेटमेंट का क्या मतलब है कि इट इज़ मोर लाइकली दैन नॉट, मतलब 50% से ज़्यादा आपको प्रूव करना पड़ेगा कि हाँ, मतलब 55% ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है इस कंट्री के हमारे डोमिसाइल होने की विथ कंपैरिजन टू ना होने की. आप 5% ज़्यादा हो ना होने से, तो ऐसे ही आप बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी के थ्रू प्रूव करते हो अपना डोमिसाइल. डोमिसाइल इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट दैट डिटरमाइंस अ पर्सनस परमानेंट होम फॉर लीगल पर्पसेस. तो डोमिसाइल क्या होता है? एक तरीके का लीगल कॉन्सेप्ट होता है जिसके थ्रू डिटरमाइन करते हैं हम किसी पर्सन का परमानेंट होम. और इसको प्रूफ करने के लिए कुछ फैक्टर्स कंसीडर करता है कोर्ट, जैसे कि रेसिडेंस, इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली एंड टाइज टू द कंट्री. तो कोर्ट जब आप कोर्ट के सामने ये प्रूफ कर रहे हो कि ये पर्टिकुलर जगह पे आपका डोमिसाइल है तो कोर्ट कुछ फैक्ट्स कंसीडर करेगा जो कि लिखे हुए हैं यहाँ पे, रेसिडेंस, इंटेंशन टू रिसाइड परमानेंटली एंड टाइज टू द कंट्री इन क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट, डोमिसाइल डिनोट्स अ कनेक्शन विद अ टेरिटोरियल सिस्टम ऑफ लॉ. इसका क्या मतलब है कि जो डोमिसाइल होता है वो किसी इंसान को कनेक्ट करता है किसी पर्टिकुलर टेरिटोरियल सिस्टम से. अब ये पर्टिकुलर टेरिटोरियल सिस्टम तुम्हारा कोई स्पेसिफिक कंट्री हो सकता है या तो कंट्री के अंदर के रीजन भी हो सकते हैं. बेसिक प्रजम्पशन यही होता है कि ऑल ओवर द कंट्री सेम लॉज होंगे, बट कंट्री के अंदर भी कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ एरियाज़ के डिफरेंट लॉज हैं और कुछ एरियाज़ के डिफरेंट लॉज हैं. जैसे हमारे आईपीसी में ही अगर आप लोग देखो तो बहुत सारे स्टेट अमेंडमेंट्स भी हैं, तो ऑल ओवर इंडिया सारी चीज़ें सेम नहीं हैं. ओके, तो वैसे ही डोमिसाइल की जब हम लोग बात करते हैं तो वो एक तरीके का टेरिटोरियल जो सिस्टम है उससे लिंक कर देता है इस पर्सन को, ताकि एग्जैक्टली डिटरमाइन हो पाए कि कौन से लॉज इस पे अप्लाई होंगे. डोमिसाइल हैज़ रेफरेंस टू द सिस्टम ऑफ लॉ by which a person is governed. We might assume that the same system of law prevails all over that country, but it might well happen that laws relating to succession and marriage might not be the same all over the country, and that different areas in the state might have different laws with respect to these matters. वही चीज़ लिखी हुई है कि हमें ऐसा लगता है, हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि अगर एक सेम कंट्री है तो लॉज भी हर जगह के सेम होंगे, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है. कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जैसे सक्सेशन हो गया, मैरिज हो गया, इनसे रिलेटेड जो लॉज होते हैं अक्सर वो जगह के अकॉर्डिंग चेंज होते हैं, ज़रूरी नहीं है वो सेम हो ऑल ओवर द कंट्री. ओके, दस इन अ कंट्री लाइक यूके, एक अगर कंट्री है जैसे कि यूके एक कंट्री है तो यूके में अलग अलग जो जगहें हैं, अलग अलग एरियाज़ हैं, उनके अलग अलग लॉज हैं. ओके, तो दस द डोमिसाइल ऑफ यूके हैज़ नो मीनिंग. अ पर्सन इज़ डोमिसाइल्ड इन ईदर इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेल्स. अगर सिर्फ हम लोग बोलते कि यूके में डोमिसाइल्ड है तो नहीं समझ में आता कि इंग्लैंड के लीगल सिस्टम से रिलेट होगा, स्कॉटलैंड के या वेल्स से.
इसलिए किसी इंसान का डोमिसाइल इन पर्टिकुलर में से किसी एक में होगा। ओके, नेक्स्ट, प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डोमिसाइल। अब ये देखो, ये तुम्हारा ये भी बेसिक प्रिंसिपल है कि डोमिसाइल तुम्हारा हमेशा एग्जिस्ट करेगा। ओके, इन बोथ इंडियन एंड इंग्लिश प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ देर इज़ अ प्रिजम्पशन इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएंस of an existing domicile unless conclusively proved a person continues to have his existing domicile. The burden of proving a change in domicile lies on the person who alleges it. अब change in domicile lies on the person who alleges it. अब देखो, कोई इंसान है, ये यहाँ पे इनका बर्थ हुआ, इनके फादर का जो डोमिसाइल था, कंट्री ए का मान लो इनके फादर का डोमिसाइल था, इनका भी बाय बर्थ वही डोमिसाइल होगा। अब जब तक ये अपना खुद से डोमिसाइल नहीं चेंज करते हैं, इनका यही रहेगा। और इन केस अगर ये ऑप्ट करते हैं किसी और कंट्री का डोमिसाइल, और फिर जब ये कंट्री का डोमिसाइल छोड़ देते हैं, ये कंट्री छोड़ देते हैं, यहाँ का डोमिसाइल छोड़ देते हैं, तो ये वापस इसका रिवाइवल हो जाता है, जो पहला डोमिसाइल था तो उस टाइम। ओके, तो प्रिजम्पशन क्या है? इन फेवर ऑफ कंटिन्यूएंस ऑफ एन एग्जिस्टिंग डोमिसाइल। प्रिजम्पशन यही होता है कि जब तक आप नए डोमिसाइल एक्वायर ना कर लें, आपकी जो प्री एग्जिस्टिंग डोमिसाइल है वही एग्जिस्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट, डोमिसाइल देखो तुम्हारी 3 टाइप की हमें पढ़नी है इसमें, डोमिसाइल ऑफ चॉइस, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन एंड डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन। सबसे पहले डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, कम्युनिकेटेड बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ टू ईच पर्सन एट बर्थ। तो डोमिसाइल ऑफ बर्थ हर इंसान के पास ऑलरेडी होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। ओके, नेक्स्ट, डोमिसाइल ऑफ चॉइस, एवरी पर्सन ऑफ फुल एज इज़ फ्री टू एक्वायर इन सब्सटीट्यूशन फॉर दैट विच ही एट प्रेजेंट प्रोसेसेस। अब मान लो मिस्टर ए हैं, इनके पास था फ्रांस का डोमिसाइल। ओके, बट इनको कहीं और जाना था, तो फिर ये कंट्री लीव किए और एक्वायर कर लिए किसी और कंट्री की, मान लो इंडिया की डोमिसाइल। तो अब ये इनकी डोमिसाइल ऑफ चॉइस है। ओके, नेक्स्ट इज domicile of dependent person. A dependent person's domicile goes to the domicile of another person. अब जैसे कि मिस्टर ए हैं, इनकी शादी हुई बी से, तो अब जो ए की डोमिसाइल थी वही बी की भी डोमिसाइल हो जाएगी। इसी को कहते हैं डोमिसाइल ऑफ डिपेंडेंट पर्सन। अब एक एक करके सारे डोमिसाइल्स देखते हैं। फर्स्ट इज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। द कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज दैट नो पर्सन शुड बी विदाउट अ डोमिसाइल। टू गिव प्रैक्टिकल इफेक्ट टू दिस अंडरस्टैंडिंग, इट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड that a person acquires domicile at the place of his or her birth called as domicile of origin. जैसे अभी मैंने समझाया आपको कि कोई भी इंसान बिना डोमिसाइल के नहीं रह सकता, क्योंकि ज़रूरी है किसी भी पर्सन का डोमिसाइल होना इन ऑर्डर टू लिंक हिम विद अ लीगल सिस्टम। तो इंसान का डोमिसाइल हमेशा से ही होता है, जिसे कहते हैं डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, जो इसके बर्थ से ही स्टार्ट हो जाता है, जो इसके बर्थ से ही, इसको पैदा होते ही वो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन मिल जाएगा। ओके, person acquires domicile at the place of his or her birth called as the domicile of origin. It continues to exist till the person has acquired another in place of his domicile of origin. अब इनके पास इंडिया में ये पैदा हुए थे, तो इनके पास इंडिया का डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन होगा। अब ये अब एज के हो गए और इसके बाद इन्होंने डिसाइड किया कि ये अपना डोमिसाइल चेंज करना चाहते हैं, तो ये तुम्हारा डोमिसाइल ऑफ चॉइस होगा। बट जब तक ये अपना डोमिसाइल ऑफ चॉइस नहीं चुनते हैं, तब तक ये इंडिया का ही डोमिसाइल एग्जिस्ट करेगा। ओके, इट कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट टिल द पर्सन हैज़ एक्वायर्ड अनदर इन प्लेस ऑफ हिज डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। It continues to exist even after the person has given up that domicile. It changes only after she has acquired a new domicile. अब देखो, इन्होंने भले ही अपना इंडिया को डोमिसाइल गिव अप कर दिया, तब तक नहीं माना जाएगा कि इनका डोमिसाइल इंडिया का ख़त्म हो गया है, जब तक ये कहीं और कंट्री का, जो कि है फ्रांस, वहाँ का अडॉप्ट ना कर लें। ये तब तक कंटिन्यू होगा इनका डोमिसाइल, जब तक इनको फ्रांस का डोमिसाइल नहीं मिल जाता। ओके, द मोमेंट ही गिव्स अप हिज डोमिसाइल ऑफ चॉइस, द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन रिवाइव्स। तो जैसे ही ये फ्रांस का डोमिसाइल ऑफ चॉइस जो इन्होंने अक्वायर किया था खुद से, वो गिव अप कर देंगे, तो वापस इनका जो डोमिसाइल था, डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इंडिया का, वो रिवाइव हो जाएगा। ओके, हैरिसन वर्सेस हैरिसन एक केस है, लैंडमार्क केस।
डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन में। तो डोमिसाइल बीइंग एट्रीब्यूटेड टू एवरी पर्सन बाय बर्थ, सच डोमिसाइल इज फाउंडेड अपॉन ईदर पैटर्निटी और मैटर्निटी। अब डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन तुम्हारा बर्थ के टाइम पे ही हो रहा है, तो इसका बेसिस क्या होगा? या तो तुम्हारे फादर की डोमिसाइल के बेसिस पे होगा, या तो मदर के डोमिसाइल के बेसिस पे होगा। तो देखो, अ लेजिटिमेट चाइल्ड टेक्स द डोमिसाइल ऑफ हिज फादर। अगर चाइल्ड लेजिटिमेट है तो उसे फादर का डोमिसाइल मिलेगा, ओके। एंड टेक्स द डोमिसाइल ऑफ मदर ओनली इफ हिज बर्थ वॉज प्रिसीडेड बाय द डेथ ऑफ हिज फादर। बट अगर मान लो फादर की, इसके बेबी के पैदा होने से पहले ही फादर की डेथ हो गई, जैसे तो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो ये दोनों कपल हैं, ओके, हस्बैंड एंड वाइफ, और इनका एक सन है एस। अब देखो, अगर ये जो सन है वो लेजिटिमेट है तो वो हस्बैंड की डोमिसाइल एक्वायर करेगा, फादर की डोमिसाइल एक्वायर करेगा। बट अगर फादर की डेथ इनके पैदा होने से पहले, सन के पैदा होने से पहले हो गई, तो वो अपनी मदर डब्ल्यू का डोमिसाइल एक्वायर करेगा, ओके। वाइल एन इनलेजिटिमेट चाइल्ड टेक्स द डोमिसाइल ऑफ द प्लेस इन विच हिज मदर वॉज डोमिसाइल। अभी तक तो देखो हम लोग लेजिटिमेट चाइल्ड की बात कर रहे थे, बट अगर इलेजिटिमेट है तो फर्स्ट इंस्टेंट पे ही मदर का डोमिसाइल लेगा, ओके। Thus, the domicile of origin is not based upon the place of birth of the person, nor the place of residence of the father or mother, but on the domicile of the father or mother as the case may be. तो हमने देखा अभी कि जो ए का डोमिसाइल था वो या तो ये होगा अगर वो लेजिटिमेट है, या इलेजिटिमेट है तो ये होगा। तो अब ये देखो डिपेंड किस चीज़ पे कर रहा है, कि पहले तो लेजिटिमेसी पे डिपेंड कर रहा है, और सेकंड किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है कि फादर और मदर का क्या डोमिसाइल है, ना कि इसका क्या प्लेस ऑफ बर्थ था। इसको वो जगह मिल रही है जहाँ पे इसके फादर और मदर का डोमिसाइल था, ओके। इसका प्लेस ऑफ बर्थ कहीं भी हो, इनका रेसिडेंस कहीं भी हो, इट डज नॉट मैटर। Next, the only exception to this rule is that the domicile of a foundling is the place where he was found. It is only in this case that place acquires the determining factor. अब देखो, अभी हमने देखा कि यहाँ पे पूरे मैटर में डोमिसाइल एक्वायर करने के मैटर में कहीं भी प्लेस का कोई रोल नहीं है, बट इन द केस ऑफ फाउंडलिंग क्या होता है? फाउंडलिंग मतलब एक चाइल्ड होता है जिसको उसके पेरेंट्स ने अबैंडन कर दिया है और किसी और पर्सन ने डिस्कवर किया है, ओके। तो फाउंडलिंग के केस में जो प्लेस है जहाँ पे वो मिला था वो मैटर करती है, वही उसका डोमिसाइल हो जाती है, ओके। तो बस इस केस में प्लेस मैटर करेगी, अदरवाइज फादर और मदर का डोमिसाइल ही मैटर करता है विथ रेफरेंस टू डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन। In the case of Udni versus Udni, Colonel Udni was born and raised in Tuscany, where his father served as British Council. तो ये जो मिस्टर उडनी थे ये बॉर्न हुए थे और रेज हुए थे टस्कनी में, जहाँ पे उनके फादर ने भी सर्व किया था एज अ ब्रिटिश कॉन्सुल। हाउएवर हिज फादर वॉज बॉर्न इन स्कॉटलैंड एंड वॉज डोमिसाइल्ड देयर। बट इनके जो फादर थे, मिस्टर उडनी के फादर, इनका डोमिसाइल क्या था? स्कॉटलैंड का। तो हम लोग यहाँ का रूल लगाएंगे, इनको टस्कनी का डोमिसाइल नहीं मिलेगा मिस्टर उडनी को, बट स्कॉटलैंड का मिलेगा, क्योंकि जहाँ पे इनका प्लेस ऑफ बर्थ है वो मैटर नहीं करता है विथ रेफरेंस टू डोमिसाइल, बट द डोमिसाइल ऑफ द पेरेंट्स मैटर करता है। इन दिस केस फादर का जो डोमिसाइल होगा वही सन का भी डोमिसाइल होगा। द कोर्ट हेल्ड दैट डोमिसाइल बाय ओरिजिन इज एक्वायर्ड एट बर्थ। इट अराइजेज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। A person's domicile of origin is determined by the domicile of one parent at the time of birth, not where the parent is born or where the parents are residing at the time of birth. Okay, वही चीज़ लिखी हुई है कि domicile of by origin by birth acquire होता है, और ये by operation of law transfer होता है इंसान को, जो कि determine होता है on the basis of domicile of parent at the time of birth, not where the person is born. ना उस जगह पे नहीं मैटर करता है कि वो पर्सन कहाँ बॉर्न हुआ था या पेरेंट्स कहाँ रिसाइड कर रहे थे, बट इट डिपेंड्स अपॉन द डोमिसाइल ऑफ पेरेंट, ओके।
फिर ऐसे सिमिलर एक और केस देख लो, ऑल्दो दो काफ़ी होगा, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू एलैबोरेट योर आंसर यू कैन राइट अनदर. इन री लॉयड वर्सेस री लॉयड इवेंस केस, अ पर्सन विद अ डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इन इंग्लैंड फर्स्ट एक्वायर्ड अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस इन जावा एंड देन मूव टू बेल्जियम. अब देखो, ये हैं मिस्टर एक्स, इनका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन क्या था? इंग्लैंड. इन्होंने पहले अक्वायर किया डोमिसाइल ऑफ चॉइस इन जावा एंड देन ही मूव टू बेल्जियम. In 1940, during the German invasion, he went to England, where he died. 1940 में ये बेल्जियम से वापस इंग्लैंड चले गए, जहाँ पे इनकी डेथ हो गई. He made a will during his stay in England. अब यहाँ पे जब तक ये थे उस दौरान इन्होंने एक विल बनाई. The question presented before the English court was that did the person died domiciled in England. अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन आया कि ये जो पर्सन है इसका डोमिसाइल क्या माना जाएगा, इंग्लैंड माना जाएगा या बेल्जियम माना जाएगा. The court was of the opinion that since the person had not abandoned the Belgian domicile voluntarily, rather he had fled to England because of the German invasion, and he would have possibly gone back to Belgium when the circumstances were favorable, he was assumed to have died domiciled in Belgium. अब देखो, कोर्ट का ये कहना था कि ये वापस तो गए, ऑल्दो ये वापस गए यहाँ से बेल्जियम से वापस इंग्लैंड, बट ये इसलिए गए क्योंकि जर्मन इन्वेजन हो गया था और इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था. ओके. और अगर ऐसा पॉसिबल होता तो शायद वो बेल्जियम वापस भी आते अगर सर्कमस्टांसेस फेवरेबल होते. तो इसलिए ये माना गया था कि उनकी डेथ डोमिसाइल्ड हुई बेल्जियम में. ओके. ये एक्चुअली है केस तुम्हारा जब ये डोमिसाइल ऑफ चॉइस और डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन में कन्फ्यूज़न हो कि कौन सा अप्लाई होगा, उसके लिए ये रिवाइवल के अंदर ही कवर्ड होगा. तो रिवाइवल देखते हैं. इफ़ द डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इज़ डिस्प्लेस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द एक्विजिशन ऑफ अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस, द रूल ऑफ इंग्लिश लॉ इज़ दैट इट इज़ मेरली प्लेस्ड इन अबेयंस फॉर द टाइम बीइंग. जैसे कि अभी तक हम आपको बता रहे थे कि अगर मिस्टर ए हैं, इनकी कोई डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है, बाद में इन्होंने कोई और एक्वायर कर ली डोमिसाइल ऑफ चॉइस, तो जब तक ये एक्वायर नहीं करते फर्स्ट ऑफ ऑल तब तक ये एग्जिस्ट करेगी. देन ऑल्सो अगर इन्होंने ये एक्वायर भी कर ली डोमिसाइल ऑफ चॉइस, अगर ये बाद में इसको छोड़ दे तो इनकी जो डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन है वो वापस रिवाइव हो जाएगी. ओके. तो ये एक तरीके से बस अबेयंस पे रहती है, मतलब ये ख़त्म नहीं होती है यहाँ पे आके, यहाँ पे ये ख़त्म नहीं होती है, ये हमेशा ही एग्जिस्ट करती है, बट इस टाइम के लिए एक तरीके से स्टे पे होती है, होल्ड पे होती है, अबेयंस पे होती है. ओके. जैसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में डॉर्मेट टर्म यूज़ किया जाता है वैसे. ओके. इट रिमेन्स इन द बैकग्राउंड एवर रेडी टू रिवाइव एंड टू फास्टन अपॉन द प्रॉस्पिटस एज सून हैज़ ही अबैंडन्स हिज चॉइस ऑफ डोमिसाइल ऑफ चॉइस. तो जैसे ही ये अपना डोमिसाइल ऑफ चॉइस अबैंडन करेगा, वापस डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन इस पर अप्लाई हो जाएगा, वापस ये रिवाइव हो जाएगा. यहाँ पे क्यों नहीं हुआ डोमिसाइल ऑफ चॉइस डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन रिवाइव? क्योंकि यहाँ पे उस इंसान का इंटेंशन नहीं था अपनी डोमिसाइल ऑफ चॉइस को छोड़ना, उसे मजबूरी में छोड़ना पड़ा था, उसका ऐसा कुछ इंटेंशन नहीं था, इसलिए यहाँ पे रिवाइव नहीं हुआ. अदरवाइज़ यहाँ पे भी रिवाइव हो जाता. ओके. दिस रूल ऑफ रिवाइवर द रूल ऑफ रिवाइवल आर फॉलोइंग बाय द कोर्ट फ्रॉम द केस ऑफ टी वर्सेस टी. तो ये जो रूल ऑफ रिवाइवल है ये बेस्ड है तुम्हारे केस पे टी वर्सेस टी के. इन दिस केस अ ब्रिटिश मैन एक्वायर्ड अ डोमिसाइल ऑफ चॉइस इन अमेरिका. ये ब्रिटिश थे, इन्होंने एक्वायर किया डोमिसाइल ऑफ चॉइस अमेरिका में. लेटर ही वेंट टू जर्मनी, ये जर्मनी गए फॉर वर्क बट नेवर एक्वायर्ड न्यू डोमिसाइल देयर एज ही वॉज विलिंग टू रिटर्न इन अमेरिका. यहाँ पे इन्होंने डोमिसाइल एक्वायर नहीं किया. फाइनली ही इंटेंडेड टू स्टे परमानेंटली इन इंग्लैंड. द कोर्ट हेल्ड दैट ही गॉट डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ऑटोमेटिकली एज ही लॉस्ट द डोमिसाइल ऑफ चॉइस. अब देखो, फाइनली इन्होंने क्या डिसाइड किया है कि ये परमानेंटली स्टे करेंगे इंग्लैंड में. तो इनका ये जो परमानेंटली स्टे करने का जो डिसीज़न है, इंटेंशन है परमानेंटली स्टे करने का इंग्लैंड में,
इससे ये पता चलता है कि इन्होंने अपने डोमिसाइल ऑफ चॉइस को जो इन्होंने एक्वायर किया था उसे अबैंडन कर दिया। तो अब हमारा डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन जो था वो वापस रिवाइव हो जाएगा और ये डोमिसाइल्ड हो जाएंगे ब्रिटिश में। Therefore, it can be concluded that automatic revival rule refills the gap of abandonment of one domicile until a new domicile of choice is acquired. तो जब तक कोई नई डोमिसाइल ऑफ चॉइस आप एक्वायर्ड नहीं कर लेते तब तक आपका डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन ही आपकी डोमिसाइल होगा। ओके, सो आई होप आपको अब क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ डोमिसाइल ऑफ ओरिजिन, इसके जो रिलेटेड प्रिंसिपल्स मैंने समझाए थे वो, और इसका रिवाइवल। अगर अभी भी आपको इन तीनों टॉपिक्स में से कोई भी कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ डू आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग. Next I'll make the video on domicile of choice.